हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट, हम लोग बीकॉम के डायरेक्ट टैक्स जो सब्जेक्ट है आपका, बीकॉम में जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, अभी बीकॉम में जो डायरेक्ट टैक्स है वो कुछ कुछ बच्चों का न्यू सिलेबस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में, कुछ लोगों का थर्ड सेमेस्टर में, ओल्ड के हिसाब से कुछ लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर में। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो है, जब हमने इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट किया था, उसके सारे के सारे वीडियोज आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ओके, पॉइंट ये कि हमने इनकम टैक्स सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में सर क्या क्या कवर किया है। इनकम फ्रॉम सैलरी में अब तक हमने कवर किया है कि सर सैलरी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, कब हम एक इनकम को सैलरी के अंडर लाएंगे, कब हम एक इनकम को सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। तो सैलरी में टैक्सेबल होने के लिए जो बेसिक रूल था वो ये था कि भाई कोई भी पेमेंट, अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैपेसिटी में कोई भी पेमेंट के बीच में, जब पेयर एंड पेई होता है उनके बीच में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। सैलरी के बहुत सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी में कैसे टैक्स लगता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट ऑफ सैलरी, जिसमें हम लोगों ने पहले बात किया कि बेसिक सैलरी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पे स्केल के बारे में बात किया। उसके बाद हमारा आया फीस, फिर आया डियरनेस अलाउंसेस यानी कि डीए। उसके बाद हमने कमीशन के बारे में बात किया, बोनस के बारे में बात किया। ओके, फिर हमारा आया रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में हमने एक चीज कवर किया था जो था ग्रेचुइटी। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रेचुइटी को एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग हमारे क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखो, जो ग्रेचुइटी है, ग्रेचुइटी बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि नॉर्मली एम्प्लॉय रिटायर्ड होने के बाद उसकी लॉन्ग टर्म लॉयल सर्विस के वजह से उसे पेमेंट किया जाता है, क्योंकि उसने हमारी कंपनी में बहुत टाइम तक सर्विस प्रोवाइड किया है, बहुत लॉन्ग टर्म लॉयल सर्विस प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से उसे एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसका नाम है ग्रेचुइटी। ओके, अब ये ग्रेचुइटी नॉर्मली है तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट, लेकिन कभी कभी कुछ एम्प्लॉइज क्या करते हैं, इसे अपने टाइम में, अपने जॉब के टाइम पे विड्रॉ कर लेते ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, या फिर घर में कुछ चाहिए, बेटी की शादी है, इन सब पर्पज के लिए वो लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस, अपने जॉब करने के टाइम पे अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया है, देन वो अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो दो टाइप के एम्प्लॉय है। पहले तो आते हैं भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनके लिए पूरा का पूरा अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो इससे अच्छा चीज उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी अमाउंट मिलेगा, 15 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी मिलेगा पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके, अदर एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे क्या रूल है, अदर एम्प्लॉयज के लिए दो लोग हैं, एक है एम्प्लॉयज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड एक है एम्प्लॉयज नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। जो लोग ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आते हैं ना, उन्हें भी गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हम आपको भी कुछ एग्जम्पशन देंगे, हम आपको एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन, जो एम्प्लॉयज ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर आते हैं उन्हें हम एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 10(I) के अंडर हम आपको एग्जम्पशन देंगे, जो कि कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आते हैं। आपको सेक्शन याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सर एग्जम्पशन मिलेगा कितना, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 माइनस कर दीजिए। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 का मतलब सर क्या है, एक्चुअल अमाउंट जितना आपको ग्रेचुइटी मिला है। एक है स्टैट्यूटरी लिमिट जो है 20 लाख का, एक है स्टैट्यूटरी लिमिट जो है 20 लाख का, यानी कि पूरे लाइफ टाइम में आपको मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन मिल सकता है, वो है 20 लाख का। उसके बाद एक कैलकुलेशन आता है 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। अच्छा सर, ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। देखो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब है कि एक एम्प्लॉय ने जितना पूरा साल काम किया है वो है उसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर ऐसा भी तो हो सकता है कोई एम्प्लॉय 6 महीना 7 महीना ऐसा काम किया है, तो उसकी केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये बोलता है कि भाई अगर किसी ने 6 मंथ से एक्स्ट्रा काम किया है, अगर किसी ने ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ काम किया है तो उसे हम 1 ईयर काउंट करेंगे। यानी कि कोई अगर एम्प्लॉय है जो कि 16 ईयर 7 मंथ उसने काम किया है
तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 17 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 6 मंथ से कम है, यानी कि अगर किसी ने 16 ईयर एंड 5 मंथ काम किया है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 16 ईयर्स ही हो जाएगा। सही है सर, बिल्कुल। सो तीनों में से जो भी लोअर है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख का है, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे कि एनी फ्रैक्शन ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज कैलकुलेटेड एज कंप्लीटेड ईयर, वो आपको लेना है। बिलो 6 मंथ पीरियड इज इग्नोर्ड। सेकंड जो पॉइंट है वो है सैलरी, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉ। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी आप ले लीजिए, डीए ले लीजिए लास्ट ड्रॉ, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है उसका लास्ट वाला सैलरी ले लीजिए। सर डीए कौन सा वाला, डीए इफ या फिर नॉट इफ वाला? देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो डीए चाहे आपका इफ हो चाहे आपका नॉट इफ हो, दोनों के दोनों क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। सर अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि पटाखे की दुकान हो या फिर छतरी की दुकान, छतरी की फैक्ट्री हो या फिर कोई सीजनल बिजनेस है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 15/26 की जगह आपको 7/26 लेना है। अच्छा, अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है, यानी कि जिसे पर पीस के हिसाब से चार्जेस मिलता है, तो उसकी केस में आपको सैलरी नहीं लेना है, एवरेज 3 महीने का सैलरी लेना है। अब यहां तक हम लोगों ने कवर किया था। अब बात करते हैं नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। सर नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या आता है, देखो इसमें भी वही रूल है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तीनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा टैक्स से। नंबर 1 इज योर एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड, जितना आपको एक्चुअल अमाउंट मिला है। नंबर 2 यहाँ पे भी कितना है, 20 लाख का लिमिट फिक्स है। नंबर 3 क्या है, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वहां पे कितना था 15/26 था ना, यहाँ पे कितना है 15/30, यानी कि ये संडे को भी कंसिडर करता है। सो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अच्छा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन पूरा का पूरा इग्नोर करना है। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोर फ्रैक्शन। एवरेज सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज सैलरी का मतलब है कि जिस महीने में एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है, उससे पिछले 10 महीने की आपको सैलरी लेना है, मतलब बेसिक सैलरी, डीए लेना है एंड कमीशन लेना है एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेना है प्लस डीए लेना है। डीए कौन सा वाला सर, डीए ईप वाला, यानी कि फॉर्मिंग पार्ट वाला, प्लस आपको कमीशन लेना है। कमीशन वो भी कौन सा वाला सर, कमीशन जो कि परसेंटेज में दिया होगा। ठीक है, परसेंटेज कमीशन एज ए परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, तो ये है सैलरी का मीनिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि सैलरी हेड में, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अंडर नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सैलरी का मतलब सर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके ओके सर। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एक और रिटायरमेंट बेनिफिट की, जिसके बारे में इंडियन लोगों बहुत ऑब्सेस है। हर कोई जॉब इसीलिए करना चाहता है। किसी भी पेरेंट्स को अगर आप पूछोगे कि भाई हमें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो वो एक चीज बोलते हैं कि भाई पेंशन मिलेगा। ठीक है, सो पेंशन सेक्शन 10(10)(a), सेक्शन 10(10)(a) में क्या आता है, पेंशन का आता है। पेंशन का मतलब सर क्या है, पेंशन एक बेसिकली पीरियडिकल पेमेंट है। पेंशन मीन्स ए पीरियडिक पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज बाय हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर इन कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट सर्विस पेएबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, बहुत ही सिंपल है। पेंशन का मतलब होता है कि जो पास्ट एम्प्लॉयर होता है, जो फॉर्मर एम्प्लॉयर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट मंथली एक अमाउंट पे करता है फॉर मेंटेनेंस, फॉर हिज मेंटेनेंस एंड फॉर मेंटेनिंग हिज ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज में अपनी ओल्ड एज में इनकम करने के लिए क्या करता है, ओल्ड एज में अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो फॉर्मर एम्प्लॉयर होता है, जहां पे आप काम करते हो बूढ़े होने के बाद, वो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, जिसे हम बोलते हैं पेंशन। ओके, सो पेंशन नॉर्मली क्या होता है, पेंशन देखो दो तरह की हो सकता है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही आपको मिलेगा सर, रिटायरमेंट से पहले पेंशन नहीं मिल सकता। सही है, सो पेंशन क्या है, पेंशन या तो आपको रिटायरमेंट के बाद आप एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय खुद है वो रिटायरमेंट के बाद रिसीव करेगा, या फिर रिसीव्ड आफ्टर डेथ, या फिर तो डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर जो है वो रिसीव करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है सर कि अगर रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो एम्प्लॉय के जो लीगल हेयर्स है, यानी कि उसकी वाइफ हो गए, उसके बच्चे हो गए, उन्हें मिलेगा। तो वो लोगों के साथ एम्प्लॉयर का तो कोई कनेक्शन नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तब भी कोई इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगा। सो अगर एम्प्लॉय मर चुका है
अब उसकी फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रहा है तो वो क्या होगा, आईयूएफएस यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उसमें टैक्सेबल होगा। सही है सर, बिल्कुल। सो कोई भी फैमिली पेंशन आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सर अगर एम्प्लॉय जिंदा है और रिटायरमेंट के बाद उसे ही पेंशन मिल रहा है तो देखो यहाँ पे दो टाइप के पेंशन आपको मिल सकता है। एक है अनकम्यूटेड पेंशन यानी कि मंथली पेंशन। अनकम्यूटेड का अनकम्यूटेड का मतलब क्या है सर, मंथली पेंशन, मंथली पेंशन। और एक है कम्यूटेड पेंशन जिसका मतलब है लमसम पेंशन। सर पेंशन भी क्या लमसम में मिलता है क्या, देखो मिलता है बेटा। पैसा एक ऐसा चीज है ना, पैसा एक ऐसा चीज है कब किसी को कितना जरूरत आ जाए कोई नहीं बता सकता। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर प्रसन्न का। मिस्टर प्रसन्न क्या है कि इनके एज अभी 65 ईयर्स है, ये कॉलेज से रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कॉलेज से रिटायर्ड हो चुके, या फिर एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे, अपनी कंपनी से रिटायर्ड हो चुके। मिस्टर प्रसन्न की एक बेटी है मिस शीला। मिस शीला जो है ना वो मिस्टर प्रसन्न की बेटी है। अब मिस शीला की एज है 25 ईयर्स और मिस शीला की अभी शादी की उम्र हो चुकी है, मिस शीला की शादी होने वाली है। मिस्टर प्रसन्न के पास कोई भी पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, उन्होंने सोचा कि उन्हें पेंशन मिलता था 10,000 का हर महीने, या फिर थोड़ा ज़्यादा कर लेते 20,000 का पेंशन मिलता था हर महीने। ठीक है, मिस्टर प्रसन्न ने सोचा कि भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी की शादी करूं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने जाके बोला अपनी ओनर को, जो उनकी मालिक था, जो कंपनी था उनका, उन्हें जाके उसने बोला कि सर देखिए मेरी बेटी की शादी है और उस वजह से मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब उनके ओनर ये बोल रहा है कि सर आप तो रिटायर्ड हो चुके हो, अब तो आप कोई काम नहीं करते, तो हम आपको 10 लाख रुपए किस एंगल में दे दे। 10 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो हम आपको कैसे, किस बेसिस पे हम आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, आप बताइए। तो मिस्टर प्रसन्न ने बोला कि सर ऐसा करिए कि मैं और मेरी वाइफ क्या करेंगे, हम दोनों ही लोग हैं मेरी बेटी की शादी के बाद, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए। आप मुझे रोज पेंशन कितना देते, मतलब हर महीने पेंशन कितना देते थे, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए देते थे आप पेंशन। अब आप एक काम करिए, आप हमें 10,000 रुपए पेंशन दीजिए, बाकी जो 10,000 है ना वो अपने पास ही आप रखिए और उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, यानी कि मिस्टर प्रसन्न ने क्या किया, अपना आधा हिस्सा छोड़ दिया, अपने 50% पेंशन का उन्होंने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर लिया। किस वजह से, कि मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले एट ए टाइम। अब ये जो पेंशन होते हैं ना इससे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, और कम्यूटेड पेंशन और लमसम पेंशन, और जो मंथली मिल रहा है उसे बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अच्छा देखो, इनकम टैक्स वाले बहुत ही सिंपल चीजें बोलते हैं कि भाई देखो पेंशन जो हुआ है ना सर, पेंशन जो हुआ है वो आपकी अच्छाई के लिए हुआ है। कोई पर्सन को अगर 20,000 का पेंशन कंपनी दे रहा है, यानी कि वो उसका सैलरी होगा 50,000, 1 लाख का होगा। ठीक है, तो सोचो कि 1 लाख वाला जो, जिस पर्सन ने 1 लाख सैलरी वाला जो पर्सन है, उसने जो लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, अगर सिर्फ उसका इनकम 10,000 हो जाएगा तो उसकी बुढ़ापा कैसे जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आपको और कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था बेटी की शादी के लिए, लेकिन हम वो समझ रहे हैं कि बेटी की शादी करना जरूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना जरूरी है, लेकिन बाद में आपको ही तकलीफ होगा। और कुछ लोग क्या होता है कि अपनी मर्जी से कुछ छोटे मोटे, मतलब जो कि ज्यादा नेसेसरी नहीं होता, किसी को शो ऑफ करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए पेंशन को विड्रॉ कर लेंगे, घर खरीदने के लिए कर लेंगे, किसी फॉरेन ट्रिप के लिए कर लेंगे। गवर्नमेंट ये चाहता है कि भाई आप अपने पेंशन विड्रॉ मत करो, आप अपने पेंशन को बचा के रखो, ताकि ये ओल्ड एज में आपको हेल्प करेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर पेंशन आपको डेथ के बाद मिला है तो ये आपकी फैमिली मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपने पेंशन मंथली रिसीव किया है, यानी कि अगर आपका अनकम्यूटेड पेंशन है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। ये किसी भी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो आप, आपके लिए ये फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आप कम्यूटेड पेंशन यानी कि लमसम पेंशन ले आते हो, अगर आपने लमसम पेंशन विड्रॉ किया है, तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, लोकल अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉय हो गया, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन का कोई एम्प्लॉय हो चुका है, या फिर मेंबर ऑफ सिविल सर्विस, जो यूपीएससी वाले होते हैं ना उनका कुछ हो गया, डिफेंस सर्विस का कोई पर्सन हो गया, इनके जो एम्प्लॉयज है ना, इनके लिए ये नॉट टैक्सेबल है। ठीक है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि आरबीआई हो सकता है, सेबी हो सकता है उसके एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस यूपीएससी के जो मेंबर है वो हो सकते हैं, या फिर डिफेंस आर्मी सीआरपीएफ ये जो है नेवी है इनके लोग, इन्हें जो भी पेंशन मिलता है लमसम पेंशन ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल है। गवर्नमेंट सोचता है कि भाई हमारा ही तो पर्सन है ना, हमारा ही तो बंदा है बेचारा, अगर मुश्किल में तो हम कैसे टैक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉइज की बात करें हम लोग, प्राइवेट एम्प्लॉइज के केस में क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि भाई आपने ग्रेच्युटी, जो एम्प्लॉय है उसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है क्या, अगर उसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन आपको माइनस करना है। एक्चुअल पेंशन जो है आपका उसमें से आप माइनस कर लीजिए 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, वो क्या होगा आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सर एक्चुअल पेंशन मतलब, एक्चुअल पेंशन मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टर पर्सन ने जितना पैसा रिसीव किया है 10 लाख रुपए, सही है। सर टोटल पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टोटल पेंशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। टोटल पेंशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे यही पे मैं बता रहा हूं। टोटल पेंशन इक्वल टू टोटल पेंशन इक्वल टू टोटल पेंशन सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन यानी कि जितना पैसा आपने कम्यूट किया है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। सो सर मिस्टर प्रसन्न की अगर हम टोटल पेंशन की बात करें तो वो कितना आएगा, मिस्टर प्रसन्न की बात कर रहा हूं, टोटल पेंशन सर आपका आ जाएगा, देखो मिस्टर प्रसन्न ने कितना कम्यूट किया है 10 लाख रुपए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है 50%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 लाख का। तो मिस्टर प्रसन्न की जो कम्यूटेड पेंशन है वो है 20 लाख का, तो 20 लाख का 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंटू 1/3, ठीक है। एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, तो यहां पे टैक्स कितना देना है मिस्टर प्रसन्न को कम्यूटेड पेंशन के ऊपर, देख लो 20 लाख का 1/3 कितना आ रहा है सर, 20 लाख का डिवाइड कर लीजिए 1/3 3, सो ये आ रहा है 6,66,000, सो 10 लाख माइनस 6,66,000 667, तो मैं बात करूँ ये आ जाएगा 3,33,333, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट, सही है सर, सही है। लेकिन सर यहाँ पे अगर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी रिसीव्ड किया है तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी रिसीव किया है, एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिला है तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम आपको छोटा सा एग्जाम्पशन देंगे जो है कि 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला ही नहीं सर, अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला ही नहीं तो उस केस में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये बोला कि भाई एक्चुअल पेंशन से आप माइनस कर लीजिए 1/2 ऑफ टोटल पेंशन। सो एक्चुअल पेंशन हमारा कितना है सर, 10 लाख का है एक्चुअल पेंशन हमारा कितना है 10 लाख का है, इसमें से माइनस करेंगे 1/2 ऑफ 20 लाख, सो यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिस्टर प्रसन्न को कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर वो ग्रेच्युटी नहीं रिसीव कर रहे, ठीक है। सो सर पेंशन में आपने बहुत सारी चीजें बता दिया, एक बार दोबारा इसे रिवाइज कर लीजिए। चलो ये एग्जाम्पल आपका हो गया, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे इसे। सो इससे मैं क्लियर कर लेता हूं, चलो आ जाओ। देखो पेंशन बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, एक पीरियोडिकल पेमेंट है, ठीक है। पीरियोडिकल पेमेंट मतलब जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने मिलता है, ठीक है। अगर पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो सही है, अगर एम्प्लॉय का डेथ हो चुका है, आपका डेथ हो चुका है और आपकी फैमिली मेंबर को वो मिल रहा है तब भी उन्हें टैक्स देना है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो इफ पेंशन रिसीव्ड आफ्टर डेथ देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इन द हैंड ऑफ द लीगल हायर, जो कि लीगल हायर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा है तो दो टाइप के पेंशन है, एक है कम्यूटेड पेंशन, सॉरी एक है अनकम्यूटेड पेंशन यानी कि मंथली पेंशन, एक है अनकम्यूटेड पेंशन यानी कि मंथली पेंशन जो कि फुल्ली टैक्सेबल है, एक है कम्यूटेड पेंशन और लमसम पेंशन जो कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉइज को मिल रहा है तो यहाँ पे दो टाइप के एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय जिसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है, एक एम्प्लॉय जिसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया है। जिसने ग्रेच्युटी रिसीव किया है उसके केस में क्या होगा सर, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, और जिसने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया है उसके केस में क्या होगा, एक्चुअल पेंशन माइनस 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन।
एक चीज आपको यहाँ पे नोट रखना है कि टोटल पेंशन कैसे निकलेगा। टोटल पेंशन का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, टोटल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। टोटल पेंशन इक्वल टू, टोटल पेंशन क्या हो जाएगा, टोटल पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। सही है सर, सही है। अब यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय कवर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है या फिर नॉट कवर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है, वो इमेटेरियल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ग्रेच्युटी मिला है तब भी आपको 1/3, तब आपको 1/3 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किया तो आपको 1/2 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था पेंशन का पूरा जो टैक्सेशन है वो सिस्टम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीव एनकैशमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स वो बेसिकली आपके लिए बना रहा हूँ। सो एवरीथिंग आई नीड जस्ट कि आपको सपोर्ट करना है मुझे, ताकि सब्सक्राइबर अगर ग्रो होगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को ये अच्छा लग रहा है और मुझे और अच्छे क्वालिटी की वीडियोज अच्छे हाई क्वालिटी सेटअप के साथ बनाना है। तो ये सबके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक बार सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप स्टडी।